जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने बायो का जो टॉपिक स्टार्ट करना है, उसमें आज हम चैप्टर 1 ही स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 का एक जो टॉपिक है, वो स्टार्ट करने लगे हैं जो कि इम्पोर्टेंट वन है और वो क्या है जी, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन उनकी थोड़ी-सी रिव्यू हो जाएगी। मैंने ये सोचा था क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट वन है, कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ा हुआ, वो भी पढ़ लेंगे, जो पढ़ चुके हैं उनकी थोड़ी बहुत रिवीजन हो जाएगी। खैर, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, वो है जी द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मीन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, किस लेवल पे, किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल है, हम एक बिल्डिंग की एग्जाम्पल लेते हैं या एक घर की एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के। जैसे घर है, वो डिफरेंट रूम्स पर, किचन पर, वॉशरूम से मिलकर बनना कंसिस्ट होता है। फिर आगे ड्राइंग रूम है, लॉन्च है। इस तरह से आगे फर्दर अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक रूम किस चीज से मिलकर बना हुआ है, जी एक वॉल से मिलकर बना होता है। फिर आगे फर्दर जाते हैं, वॉल किस चीज से मिलकर बनी हुई है, ब्रिक से। फिर आगे फर्दर आगे हम इसको क्लासीफाई करते हैं, फर्दर नीचे लेवल में जाते हैं, ये ब्रिक्स किससे मिलकर बनी होती है, जी क्ले एंड सैंड से मिलकर बनी होती है। तो हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है, वो यही डिस्कस करना है कि जो हमारी बॉडी है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो किन किन चीज़ों पे किस किस लेवल से मिलके बने होते हैं। ये मेजर जो हैं, जो लिविंग लेवल्स हैं, वो मैंने हम शुरू किए हैं, लेकिन हम इसको बेसिक से लेके चलते हैं। अगर हम हमारी बॉडी के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें, उसमें हमारी जो लाइफ है, वो फॉलिंग लेवल्स से स्टार्ट होती है। जो इनिशियल लेवल है वो क्या है जी, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। मीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होंगे, एटम बनाएंगे। फिर ये जो एटम है वो कंबाइन होता है, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसे क्या नाम दिया जाता है, मॉलिक्यूलर लेवल कहा जाता है। फिर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलते हैं, ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, ऑर्गेनेलिज मिलके सेल बनाते हैं। इसी तरह सेल मिलके अगर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। इसी तरह आगे इंडिविजुअल लेवल है और इसी तरह पॉपुलेशन लेवल है, पॉपुलेशंस मिलती हैं तो कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी आगे मिलती हैं तो आगे जाके क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। तो हमारे जो टॉपिक है आज का, वो इन्हीं चीज़ों पर कंसिस्ट होगा। इसमें से कुछ जो हैं आज हम उसे उसकी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो लेवल हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जी सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसमें दो चीजें हैं, एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो, और उसके साथ एटम है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब एटॉमिक लेवल की। आपको पता है, ये कल के टॉपिक में भी हमने इसमें से कुछ चीजें डिस्कस की थी। ये जो इंटायर यूनिवर्स है वो सारा किस चीज से मिलकर बना हुआ है, मैटर से मिलकर बना हुआ है। और हमें ये भी पता है कि जो आगे मैटर है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, एलिमेंट में से। इसमें से जो ईच एलिमेंट है वो क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम पर कंसिस्ट होता है। अगर हम एलिमेंट की कंप्लीट डेफिनेशन देखें, क्या है, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है जी, व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर, और उनका आगे किसी केमिकल, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से उन्हें ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। वट एवर, इसमें से हम कंक्लूड करें तो हमें यही पता चलता है जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। और इसमें आगे अगर हम फर्दर देखें तो क्या है जी, एटम का क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या चीज है। वैसे एटम को देखा जाए, ये टू वर्ड्स पर कंसिस्ट होता है, आ, और दूसरा क्या होता है, टॉम। आ का मतलब होता है नॉट, एंड टॉम का मतलब होता है कट, नॉट कट। इसका क्या मतलब हुआ कि एटम को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ये है अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरीज। जो इसमें स्पेसिफिक अगर हम बात करें, जॉन डॉल्टन का नाम आ जाता है। उसने क्या कहा था कि जो एटम है डेंस पार्टिकल्स हैं जिनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ये कल भी हमने टॉपिक बात की थी, डेमोक्राइटस ने सबसे पहले इसका मॉडल दिया था। वो कहता है कि एटम क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल है। मीन लैटिन लैंग्वेज ऑटोमोस से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, इंडिविजिबल, जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसका कॉन्सेप्ट कल भी डिस्कस किया था। अब आज भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें से फॉर एग्जांपल है, अगर हम बात करें कि एक एटम है, ये एक उसका पीस ले लेते हैं।
पीस जो है इसको हम कर लेते हैं क्या कह सकते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनटू हाफ्स में। ये बेटे जो क्वेश्चंस के लिए हैंड रेज कर रहे हैं, क्वेश्चन हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ टॉपिक। अगर कोई इश्यू है, मीन अगर वीडियो में रिकॉर्डिंग में या वॉइस के अंदर, तो आप जो नंबर है ऑफिशियल नंबर, उस पर कॉल कर लें, उसके ऊपर आप लोगों को गाइडेंस मिल जाएगी। खैर, हम आते हैं टॉपिक की तरफ। ये है, मतलब हमने पीस ऑफ मैटर लिया, इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करते गए, उसके हाफ आया, फिर उसे ब्रेक डाउन किया, फिर उसका क्या कह सकते हैं कि हाफ आया। इसको कॉन्टिन्यूसली आगे हम क्या करते जाते हैं, ब्रेक डाउन करते जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आता है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लें, ये हमारे पास पॉइंट है जिसको हम ब्रेक डाउन फर्दर नहीं कर सकते, अज्यूम कर लें। ठीक है, उस वक्त उसको क्या नाम दिया गया था, एटम का। इसलिए उन्होंने कहा कि एटम 2 वर्ड्स पर कंसिस्ट है, आ मीन नॉट, टॉम मीन कट, मीन जिसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद क्या कह सकते हैं कि आगे फर्दर अगर चलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं, आप लोगों को पता है कि वैसे तो एक एटम के अंदर मोर देन 100 होते हैं, लेकिन जो बेसिक हैं वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताए गए थे। एक क्या है जी, उसमें से आपको पता है इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, फिर उसके बाद प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तीसरा जो है वो न्यूट्रॉन है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, मीन न्यूट्रल होता है। ये सारे मिलते हैं, मिलकर ये क्या बना देते हैं, एक एटम का स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपको लोगों सेंटर में नजर आ रहा है, ये इसमें अज्यूम कर लें जो ब्लू हैं वो क्या हैं जी, प्रोटॉन हैं, रेड वाले न्यूट्रॉन ले लेते हैं, मिलते हैं, न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट जो एटम का न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कंसिस्ट होता है। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर या शेल्स के अंदर क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो एनी हो, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मीन ये जितने भी हैं, कंबाइन हुए, कंबाइन होकर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज एटम। तो हमारी बॉडी में भी ऐसे ही मीन एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। फिर एटम्स मिले, एटम्स ने मिलकर क्या बनाया हमारे बॉडी के अंदर, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स आपको पता है कि जो इस वक्त पीरियोडिक टेबल है उसमें से 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट में से 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है, बाकी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए थे, उसमें से 92 नेचुरली अकरिंग है। और उन 92 एलिमेंट में से जस्ट जो 16 एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज बायो एलिमेंट्स। बायो मीन रिलेटेड टू लाइफ। बायो एलिमेंट्स इसका मीनिंग भी यही बता रहा है, दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द लाइफ, मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो इसके अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब हुआ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इन 16 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे एक हम दीवार की बात कर लेते हैं, ब्रिक की बात कर लेते हैं, या एक रूम की बात कर लेते हैं। इसमें हम ब्रिक की बात करते हैं जी, उसमें सैंड है, क्ले है, उसको वाटर उसके साथ ऐड किया जाता है। तो ये वाले जी इन चीजों से मिलकर बनी हुई है। इसके अलावा भी तो दुनिया में चीजें पाई जाती हैं, वो ब्रिक में नहीं होती। तो इसी तरह इस वक्त दुनिया में एलिमेंट्स जो नेचुरली हैं वो 92 हैं। 92 के 92 हमारी बॉडी में नहीं होते, जस्ट उसमें से कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसमें से अगर हम देखें इन बायो एलिमेंट्स में से टोटल 16 है, 16 में से जस्ट 6 जो हैं, मीन ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ये हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं। मीन 16 में से जस्ट 6 जो हैं हमारी बॉडी का क्या बना रहे हैं, 99% मैस ऑफ द बॉडी। और बाकी जो रिमेनिंग 10 है, मीन जैसे पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम हो गया, उसके साथ मैग्नीज, जिंक हो गया, आयोडीन है, ये सारे मिलकर हमारी बॉडी का क्या बना रहे होते हैं, ओनली 1% ऑफ द मैस बना रहे होते हैं। फिर इन एलिमेंट्स में से अगर हम ये जो 6 एलिमेंट्स हैं वो ये आए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। इनको लर्न कैसे करना है, मतलब अगर पूछा जाए, रट्टा तो लगाना हमारे लिए ये होता है कि कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि एट अ टाइम बायो भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में इतने ज्यादा एलिमेंट्स आते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक फार्मूला सा मैंने बताया हुआ है ताकि आप लोगों को याद हो जाए। 99 जो परसेंट हमारी बॉडी का बना रहे हैं वो 6 एलिमेंट्स हैं। इसको लर्न करने का तरीका कार क्या है, और बाकी ये 10 है 6 एलिमेंट्स में से। इस तरह से अगर हम कंबाइन करें CHON, इनको कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, चौन। और CAP,
मीन कैल्शियम और फास्फोरस को कंबाइन करें एंड निकाल दें तो क्या बनता है? कैप। तो इसका क्या मतलब बनता है? चॉन कैप। चॉन कैप। जब हम चॉन लिखेंगे हमें पता होगा इसकी स्पेलिंग की है CHON, चॉन, और कैप की क्या स्पेलिंग है? CAP। एब्रिविएशन हमने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, हमें पता चल जाएगा। चॉन का मतलब क्या है जी? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। कैप का मतलब क्या है? कैप में से C कैल्शियम के लिए है और P किसके लिए जी? फास्फोरस के लिए। बाकी ये तो 6 हो जाते हैं वैसे भी याद, बाकी मसला आ जाता है रिमेनिंग 10 का। उसका भी एक फार्मूला है। जैसे मैंने क्या किया, पोटाशियम, सल्फर और Cl, मीन KS और Cl, इन दोनों तीनों को कंबाइन किया। कंबाइन करने के एक फर्जी नाम दे दिया हमने। वैसे भी हम बायोलॉजिस्ट हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, मीन टेक्सोनोमी पढ़ते हैं, उसमें यही है कि हम साइंटिफिक नेम देते हैं, तो उसी चीज को यूज करते हुए हमने यहाँ पे भी यूज कर लिया। हमसे कौन कोई पूछने वाला है भाई? तो उसी तरह से यही किया। पोटाशियम, सल्फर और क्लोरीन को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक नाम बनता है कसल। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, टेबल सॉल्ट जो होता है उसका फार्मूला होता है NaCl। ये देख लें, NaCl, ये आगे पीछे है लेकिन हम उसको याद करने के लिए जस्ट कर रहे हैं। NaCl, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? नमक। तो कसल नमक। आ गया जी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मैंने बनाया है जी मांगने, मीन कसल नमक मांगने। फिर आयरन है जिसका सिंबल क्या है? Fe। कॉपर है जिसका सिंबल क्या है? Cu। इनको मिलाते हैं तो फीकू, जैसे रफीक होता है उसको हम उर्फ नाम क्या देते हैं? फीकू पाईजान है। तो उसी तरह से इसको क्या बना दिया मैंने? फीकू। फिर मैग्नीज और जिंक को मिलाया है, इनका कॉम्बिनेशन से क्या बनाया मैंने? मंजिल। इन कसल नमक मांगने फीकू मंजिल। आई का आई रहने दिया। ठीक हो गया जी। मीन कसल नमक मांगने फीकू मंजिल आई। इस तरह से क्या होता है, सिर्फ इसलिए ये फर्जी नाम है, इसलिए बनाया गया ताकि इनको हम क्या कर सकें? याद कर सकें। जैसे कसल की तरफ आते हैं तो जब हमें पता है कसल किस चीज पर है जी? K पर, S पर और Cl पर। तो हम कहेंगे K फॉर पोटाशियम, S फॉर सल्फर, Cl फॉर क्लोरीन। नमक है, हमें पता है नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl। तो सोडियम और क्लोरीन आ गया। मैग्नीशियम है, मांगने से मैग्नीशियम मीन Mg, तो हमें पता चल गया मैग्नीशियम आ गया। फीकू है, उसमें जी Fe है, Cu है। Fe मीन आयरन है, Cu मीन कॉपर है। मंजिल है, उसमें Mn है, जिंक है, Zn मीन, Mn का मतलब मैग्नीज, Zn का मतलब जिंक, और I मीन आयोडीन। तो इस तरह से हमें ये 16 के 16 एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? याद हो जाते हैं। ज़हन में रखना, जो फर्स्ट 6 एलिमेंट्स हैं, मीन अगर हम बात करते हैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर, जो फर्स्ट 6 एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये हमारी बॉडी का जस्ट कितना परसेंट बना रहे हैं? 99%। और बाकी ये जो रिमेनिंग है जस्ट क्या बनाते हैं? 10%। इन 6 एलिमेंट्स में अगर हम देखें, ऑक्सीजन 65% बना रहा है हमारी बॉडी में, मीन हमारी बॉडी के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है? 65% है। कार्बन की 18% होती है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है, और फास्फोरस क्या पाया जाता है? ओनली 1% पाया जाता है। बाकी ये जो रिमेनिंग 10 है ये हमारी बॉडी का क्या बना रहे होते हैं? जी वो बना रहे होते हैं ओनली 1%। इसको लर्न करने का, क्योंकि ये एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो 6 एलिमेंट्स हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था चॉन कैप, सी ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन नीचे, CHO सॉरी, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ जाएगा। उसको छोड़ दें, आप लोगों को ये 3 एलिमेंट से वैसे याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये ज्यादा एक्सटेंसिवली इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको पता है वैसे भी मेजोरिटी यही पता होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है, वो 65% है, फिर कार्बन है 18% है, फिर हाइड्रोजन 10%। बाकी रह गए ये 3। जब हम चॉन कैप रखते हैं तो आखिरी 3 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आते हैं? नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। वो चॉन कैप में, अगर पिछली स्लाइड में अगर आप लोग चले जाएं तो वहां पे आप लोगों को नजर आएगा, यहाँ पे कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 और 3, मीन फास्फोरस 1%, कैल्शियम 2%, नाइट्रोजन 3%। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें इस तरह से नजर आता है, देख लें, 1%, 2% और 3%। तो ये 3 भी एक एक फार्मूला लगा के याद किए जा सकते हैं। बाकी ये 10 है, ये जस्ट क्या बना रहे हैं? हमारे बॉडी का ओनली 1% बना रहे होते हैं। तो खैर ये जो हमारी बॉडी में टोटल बायो एलिमेंट्स कितने आ गए? 16 बायो एलिमेंट्स हैं। तो केमिस्ट्री में एक चीज है कि ये जो एक्सेप्ट फ्रॉम द नोबल गैसेस, ठीक हो गया जी, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। ठीक हो गया। उसकी एक रीजन होती है कि वो फ्री स्टेट में क्यों नहीं होते? क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, ये एलिमेंट स्टेबल
नहीं होते, ये अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबल और अनस्टेबल का केमिस्ट्री में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको देता हूँ बस दो चीजें होती हैं। एक होता है ऑक्टेट रूल, एक होता है डुप्लेट रूल। अब ऑक्टेट रूल की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे, बल्कि मेजोरिटी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें नंबर ऑफ शेल्स, आई मीन जो ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, वो मोर देन वन होते हैं, टू होंगे, थ्री होंगे, या फर्दर ऑन, सो ऑन। अगर वो मोर देन वन हो तो उसका जो आखिरी शेल है वो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो वो स्टेबल होगा। नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। वन होगा, टू होंगे, थ्री होंगे, फोर होंगे, मैक्सिमम 7 होंगे। इससे मतलब वो कम ही होते हैं। तो दूसरी बात ये है कि बाकी आ गया, जैसे हाइड्रोजन है और हीलियम है, इसमें नंबर ऑफ शेल होते हैं ओनली वन। हीलियम तो नोबल गैस है, वो तो स्टेबल है। हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, इसमें नंबर ऑफ शेल वन है, लेस देन टू है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो तब स्टेबल होगा जब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन में 1 होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये आपस में कंबाइन होते हैं, उसकी तरफ आते हैं। हम बायो एलिमेंट्स बात कर लेते हैं, हमारी बॉडी में किस तरह से पाए जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है, ये हमने डिस्कस की है अभी, कि ऑक्सीजन 65% है, सबसे ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड अदर एलिमेंट्स ओनली 1% होते हैं। तो हम बात कर रहे थे इन बायो एलिमेंट्स की कि ये अब स्टेबल नहीं रह सकते। तो ये जब स्टेबल नहीं होंगे, आज ये क्या काम करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। वो जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, केमिकल बॉन्ड। जो मेजर टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड्स उसको ज्यादा हैं यहाँ, लेकिन हम रिलेटेड टू लाइफ की बात करेंगे तो सिर्फ दो होती हैं, एक कोवेलेंट बॉन्डिंग, एक जो है आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो खैर, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें भी, बल्कि ओवरऑल जो बायो एलिमेंट्स हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि या तो आयनिक बॉन्ड के थ्रू या कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। जब ये कंबाइन होते हैं तो उनकी कंबाइनेशन से ये क्या बनाते हैं, स्टेबल पार्टिकल्स। और उन स्टेबल पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और बायो एलिमेंट्स मिल रहे हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं तो बन रहे हैं, तो इसलिए इन्हें क्या नाम दिया जाता है, बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब इसमें इम्पोर्टेंस से पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से होता है। फर्दर डिटेल तो इसकी केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक जो एलिमेंट है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम की बात कर लेते हैं और क्लोरीन की उधर बात कर लेते हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं ओनली वन, और क्लोरीन के 7 हैं। तो सोडियम को अपने शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को ओनली वन चाहिए, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करता है, अपना जो आखिरी शेल है वो सोडियम को ही डोनेट कर देता है। जब वो सोडियम को डोनेट करेगा तो सॉरी क्लोरीन को डोनेट कर देता है। जब वो क्लोरीन को डोनेट करेगा तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्ड बनेगा, उसे क्या कहा जाता है, आयनिक बॉन्डिंग। और एक होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, जो होती है म्यूचुअल शेयरिंग से। जैसे हाइड्रोजन की हाइड्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम का है जी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी एक इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल कब होंगे, इनका डुप्लीट कब कंप्लीट होगा, जब दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन हो, तो ये आपस में शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। जब ये शेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वो क्या है कि दोनों में मूव करेगा, इस तरह से बॉन्डिंग बन जाएगी, इसको क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो मीन किसी भी फॉर्म में वो आपस में कंबाइन होंगे, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों को, कोवेलेंट बॉन्ड की एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक स्टूडेंट है, फर्ज कर लें हमजा है, यहाँ पे बैठा होगा। तो उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि जी उसने क्या करना है, वो कहता है जी मैंने स्कूल में जाना है या अकेडमी जाना है, तो मेरे पास स्कूटी होनी चाहिए या मोटरसाइकिल होनी चाहिए, या क्या रोजाना वैन में मैं जलील हो जाता हूँ, उबर मंगवा मंगवा के थक जाता हूँ, कभी आती है नहीं आती, पैदल जाना पड़ जाता है। इस तरह से दूसरा स्टूडेंट ले लें, अज्यूम कर लें, वो क्या कह सकते हैं कि उन स्टूडेंट में से हसन ले लेते हैं, चले। अब वो भी यही कहता है कि मैंने भी जी मोटरसाइकिल पे जाना है, कभी रिक्शे वाला मेरा आता है, कभी नहीं आता, लेट हो जाता हूँ, फिर मैंने वापस एकेडमी भी आना होता है, तो ये है। तो दोनों चाहते हैं कि हम स्कूटी के ऊपर या मोटरसाइकिल के ऊपर एकेडमी या स्कूल आए। लेकिन हुआ ये कि हसन के पास फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लें कि जो स्कूटी या मोटरसाइकिल है वो 50,000 की आती है, 50,000 की। हमजा के पास 25,000 है।
हसन के पास भी 25,000 है, क्या करें? ना वो ले सकते हैं ना वो ले सकते हैं। इनको भी एक आइडिया आता है, क्यों ना हम आपस में शेयर कर लेते हैं पैसे। जब पैसे शेयर कर लेंगे, 25 उसके मिलकर 50 बनेगा, स्कूटी ले आएंगे। लेकिन स्कूटी से उनकी बॉन्डिंग बन जाएगी, नहीं कहीं पे जाना है तो इकट्ठे ही जाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक ही टाइम पे स्कूल आना है, एक ही टाइम पे घर जाना है, तो क्या होगा, दोनों एट अ टाइम स्कूटी पे स्कूल आएंगे और एट अ टाइम घर जाएंगे। तो मीन उनकी वजह से, शेयरिंग की वजह से उनका एक बॉन्ड बन गया। उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से एलिमेंट्स भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, उसके भी पूरे हो जाएं और दूसरे के भी पूरे हो जाएं। तो इस तरह से जो स्टेबल बॉन्डिंग बन जाती है, स्टेबल पार्टिकल्स जो बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल्स। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। अगर हम बॉडी में बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो क्या होता है? हमारा जो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस तरह से न्यूमरस, हंड्रेड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जैसे आप लोगों की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, उसके अलावा यूरिया है, इसी तरह बनता है जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। इसी तरह आगे चले जाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह के मैनी मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो मीन हमारे बॉडी की जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली वो मॉलिक्यूल से स्टार्ट हो चुकी होती है। फिर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसी वजह से इन्हें बिल्डिंग मटेरियल कंसीडर किया जाता है। जैसे एक बिल्डिंग बनानी है, उसका बिल्डिंग मटेरियल क्या है जी? ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, रेत चाहिए, ऐसे ही है ना। तो हमारी बॉडी को भी बिल्डिंग मटेरियल चाहिए। तो हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग मटेरियल है वो क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, आपस में वैरायटी में कंस्ट्रक्ट होते 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 एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग के थ्रू हमारी बॉडी को कम्प्लेक्स थ्रीन बना देते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, सिंपल एक कमरा ले लेते हैं, उसमें का मटेरियल अगर निकाल दें, ईंट अलहदा पड़ी है, बजरी अलहदा पड़ी है, रेत अलहदा पड़ी है, सीमेंट अलहदा पड़ी है, वो अलहदा अलहदा है। लेकिन जब ये आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक दीवारें बनाते हैं, मीन कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ऊपर लेंटर डालते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमें जितना भी सामान है सरिया डालते हैं उसके अंदर बजरी, ये रेत, ये सारी चीजें मिक्स करके डाली जा रही होती हैं। कंक्रीट जिसे हम कहते हैं वो डाला जा रहा होता है। तो मीन वो जब मिलते हैं तो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो हमारी बॉडी में भी इसी तरह से होता है कि जब ये मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखने में सिंपल है, लेकिन जब ये कंबाइन होंगे तो क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी का एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में, उस तरह से ये मैंने आप लोगों को कोवलेंट बॉन्डिंग की शेयर की हुई है ऑक्सीजन और वाटर की। जैसे यहाँ पे देखें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यहाँ पे देखें उसके शेल के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरा हाइड्रोजन है, इसमें भी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक शेल होता है, यहाँ पे देखें एक ही शेल नजर आ रहा है। तो इसमें तो क्या मतलब है? स्टेबल कब होगा हाइड्रोजन? जब इसमें एक की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी साइड पे ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, एक शेल ये है और एक शेल ये है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। तो ये स्टेबल कब होगा? जब इसमें क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं, मीन मोर देन 1 है। अगर एक शेल है, स्टेबल कब होगा? जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। जब 1 से ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स में कब स्टेबल होगा? जब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये एक ऑक्सीजन क्या काम करता है? एक हाइड्रोजन को मिलाएगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लें, ये ऑक्सीजन का। तो मीन इस तरह से इन्होंने शेयर कर दी। इस हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए और इस ऑक्सीजन के 7 बन जाएंगे। यहाँ से दूसरे हाइड्रोजन को कंबाइन करेगा तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन शेयर्स की, जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो इसके भी कंप्लीट हो गए हाइड्रोजन के, और एक और ऐड हो गया तो ऑक्सीजन के टोटल कितने बन गए? 8। 2 4 5 6 7 और 8। इस तरह से ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल। लेकिन इनके इसकी वजह से क्या बना? एक मॉलिक्यूल बना। उस मॉलिक्यूल को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज वाटर। तो इस तरह से ये केमिकल कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या बना जी? वाटर बना। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी मॉलिक्यूल बनते हैं। ये सिंपलेस्ट था जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। हम बात कर रहे थे उन मॉलिक्यूल्स की हमारी बॉडी में किस तरह से पाए जाते हैं। तो उस बेस के ऊपर इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या ये क्या हो सकते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो जैसे माइक्रोस्कोप है, मीन छोटे से ऑर्गेनिज्म को बड़ा करके दिखाने के लिए एक टूल यूज किया जाता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, इसके अपोजिट होता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मोलेकुलर वेट क्या होगा? कम होगा। जैसे ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी हुई है, ये एक क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं। आप लोगों की बॉडी में ज्यादातर यही पाए जाते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात कर लें
कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अभी मैंने बताया माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। तो मॉलिक्यूल्स विच हैव लो मोलेकुलर वेट, मोलेकुलर वेट क्या होता है, जिसे हम केमिस्ट्री में मोलेकुलर मास कहते हैं, चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मोलेकुलर मास या मोलेकुलर वेट क्या होता है, इट इज द सम ऑफ atomic masses of all atom present in a molecule। मीन एक मॉलिक्यूल है, उसमें जितने एटम पाए जाते हैं उसका एटॉमिक मास का सम निकालें तो उसका क्या कहलाता है, मोलेकुलर वेट। जैसे वाटर है, वाटर में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या हो गया, 1। 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया एटॉमिक मास, 2। मीन 1 + 1 2। और ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 2 + 16 कितना हो गया, 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो वाटर का जो मोलेकुलर मास है वो कितना होता है, 18 एटॉमिक मास यूनिट। उसकी बात करें छोटा सा है तो इसलिए वाटर क्या होगा, माइक्रो मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज है, मीन C6H12O6 वाटर है, अभी इसका फाइंड किया है जिसका 18 होता है। एक होते हैं मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़े, जिनका मोलेकुलर वेट क्या होता है, ज्यादा हो, या मोलेकुलर मास क्या हो, ज्यादा हो, बहुत ज्यादा होने क्या कहा जाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च है, मीन कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है स्टार्च, सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स 3 स्टार्च होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। उसके बाद प्रोटीन है, एक प्रोटीन के अंदर मोर देन 10,000 ऑफ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, मीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। और एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो खुद का अज्यूम कर लें इसका मोलेकुलर मास क्या होगा। इस तरह लिपिड्स हैं जो 2 कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मीन ग्लाइसरोल फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, तो ये भी क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ गया। तो इन शॉर्ट हमारी बॉडी में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक माइक्रो मॉलिक्यूल मीन जो हमारी बॉडी का मोलेकुलर वेट, जिनका मोलेकुलर वेट हमारी बॉडी में कम होता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल जिनका हमारी बॉडी के अंदर मोलेकुलर वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर अगले लेवल में चलें, ये तो था सेकंड लेवल। सबसे पहला जो लेवल पढ़ा हमने सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, मीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन हुए, एटम्स बनाया, एटम्स कंबाइन एलिमेंट्स बनाए। उनमें से हमारे बॉडी में 16 एलिमेंट्स हैं जिन्हें बायो एलिमेंट्स कहा गया। फिर बायो एलिमेंट्स कंबाइन हुए, उन्होंने क्या बनाया, बायोमॉलिक्यूल्स। वो केमिकल कॉम्बिनेशन मीन थ्रू आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। ये जिनमें में सिर्फ हम स्पेसिफिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, उसमें जस्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होंगे, बायोमॉलिक्यूल्स बनाएंगे। फिर नेक्स्ट लेवल आता है, वो क्या है जी, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो इसमें है पहले नंबर पे 2 हैं, तो ऑर्गेनेली लेवल बात कर लेते हैं, जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब सेलुलर, सॉरी, सब सेलुलर पार्टिकल्स भी कहा जाता है, इन जिनसे सेल मिलकर बना होता है। तो होता ये, जैसे एलिमेंट्स कंबाइन हुए, कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाए, तो बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं भाई हम क्यों पीछे हटे हैं, हम क्यों अलग-अलग हैं। तो वो डिफरेंट वेज में, पर्टिकुलर वे से आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर असेंबल करते हैं ऑर्गेनेलीज को। तो ऑर्गेनेलीज की अगर हम बात करें, ये क्या है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। और जब ये आपस में कंबाइन होती हैं, फर्दर फर्दर मिलकर क्या बना देती हैं, सेल। फॉर एग्जांपल जैसे एक सेल है, उसमें ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। अब उनमें स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म जो करती है, उसमें अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, जहां पे एक सेल की एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक सेल है, ये आप लोगों को कंप्लीट सेल नजर आ रहा है। इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, गोल्गी एपरेटस आ गया, इस तरह से ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो ये क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी क्या हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। और ईच सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे इसमें अगर हम देखें, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या बन करती है, हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन करती है, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी। राइबोसोम्स का अगर हम देखें, ये क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। तो इस तरह से जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, हर ऑर्गेनेली क्या कर रही है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है। लेकिन होता क्या है कि एट द एंड ये जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, सबका फंक्शन कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, फंक्शन ऑफ सेल बना देते हैं। आगे है सेल लेवल। उसी में यहाँ बताया कि जब ऑर्गेनेलीज जो है वो कंबाइन होंगी, कंबाइन होकर क्या बना देती है, यूनिट ऑफ लाइफ। मीन जो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है वो क्या होता है, सेल है। और इसलिए से क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो इसका ये होता है कि जब ऑर्गेनेलीज जो हैं
वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर फंक्शन होता है, पर्टिकुलर सेल बनाएंगे। इसलिए हमारी बॉडी में जो डिफरेंट सेल्स हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो अपने फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे न्यूरॉन सेल है या नर्व सेल जिसे हम कहते हैं, वो हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन कर रहा है, मैसेज पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम गर्मी का फील होता है, सर्दी का फील होता है, टेस्ट का फील होता है, किसी ने थप्पड़ मारा तो कितने जोर का मारा, वो दर्द फील होता है, गिर गया, चोट लगी, कितनी चोट लगी, दर्द फील होता है। तो ये सारी चीजें वो न्यूरॉन सेल कर रहे होते हैं। तो मसल सेल्स हैं, कंट्रैक्शन करते हैं, हमारी बॉडी में मूवमेंट करवा रहे होते हैं। तो इस तरह से रेड ब्लड सेल्स हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, हर सेल जो है स्पेशलाइज्ड है फंक्शन में, उसका स्ट्रक्चर भी उसी तरह से होगा। अब फॉर एग्जांपल ऐसा सेल जिसने रेस्पिरेशन करनी है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है, और जिसने नहीं करनी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। तो इस तरह से उसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो ऑर्गेनेलीज हैं दे हैव डिवीजन ऑफ लेबर इन द सेल। क्या मतलब हुआ डिवीजन ऑफ लेबर का? एक सेल के अंदर जितनी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, ईच ऑर्गेनेली के अंदर काम उन्होंने, इस सेल के अंदर ऑर्गेनेली ने काम डिवाइड किए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं, वहां पे डिफरेंट लोगों ने अपने काम डिवाइड किए हुए हैं। मिस्त्री है वो दीवारें बना रहा है, एक लेबरर है वो क्या काम कर रहा है, ईंटें उठा के दे रहा है, दूसरा रेत उठा के दे रहा है, तीसरा सीमेंट लेके आ रहा है, चौथा मसाला बना रहा है, मीन मिक्स कर रहा है इन चीजों को। लेकिन एट द एंड क्या होता है, सबका काम बनता है कलेक्टिवली, कंबाइन होता है, कंबाइन होकर वो क्या बन जाता है, एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन का वर्क बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि उनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर है। आप लोगों की क्लास में भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है, स्टूडेंट्स अपना काम करते हैं, टीचर्स अपना काम करते हैं। बायो के टीचर ने आना है, बायो पढ़ानी है, केमिस्ट्री के टीचर ने केमिस्ट्री पढ़ानी है, इंग्लिश के टीचर ने इंग्लिश पढ़ानी है, फिजिक्स वाले ने फिजिक्स पढ़ानी है। एट द एंड क्या होता है, हम सबका, स्टूडेंट्स का और टीचर्स का कंबाइन होकर काम, कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट क्लास का वर्क बन जाता है। तो मीन क्लास में भी हम मेरे अंदर क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है। ये एक कंप्लीट सेल है। इसमें देखा जा सकता है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर पर कंसिस्ट है। बाहर वाली मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, ये सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, ये छोटे से राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी। कहने का मतलब ये ओवरऑल ऑर्गेनेल कंबाइन होकर क्या बना दिया, यूनिट ऑफ लाइफ मीन सेल। फिर सेल जो है, अगर हम देखें आगे फर्दर, तो सेल क्या होता है कि वो सिर्फ जस्ट सेल की बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को टू टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन ओनली वन, मीन एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ सिंगल सेल पर कंसिस्ट हो, और होते हैं मल्टी। मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी, जैसे ह्यूमन बॉडी है, प्लांट्स हैं, मैनी सेल्स पर कंसिस्ट होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है सॉरी, उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। और जो मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, उसमें ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगी। तो कहने का मतलब ये यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उस यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में सेलर ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल तक होती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आगे तक जाती है। वो इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में क्या होता है। तो आज के लिए बेटे यही टॉपिक था। एनी हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो अब आप लोग एक एक करके इसके बारे में क्या कर सकते हैं,